एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम अपने मानव भूगोल के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं आज की जनसंख्या वितरण के टॉपिक से। तो देखो, जनसंख्या वितरण को समझने के लिए बहुत ही सरल उदाहरण आपके सम्मुख दे रहा हूँ। जैसे आप अपने विद्यालय में जिस समय प्रार्थना का समय होता है, आप जब चिपक चिपक के खड़े होते होंगे तो उस समय आपसे टीचर कहते हैं कि आप थोड़ा सा फैल जाओ या आप एक हाथ का फैसला लो। तो हम यहाँ समझते हैं कि जनसंख्या वितरण का मतलब यही है कि भूपृष्ठ पर जो लोग हैं वो किस प्रकार फैले हैं, यानी भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को ही हम यहाँ पर जनसंख्या वितरण के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें जनसंख्या वितरण की, तो हमारी 10 आबादी वाले देशों में जहाँ सघन जनसंख्या है उसका कम से कम 60% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम बात करें सघन जनसंख्या घनत्व वाले, जहाँ सघन जनसंख्या का बसाव है, तो उनमें हम बात करें तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि देश हैं जहां पर सघन जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह चीन है, जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या है विश्व में, वह देश चीन है। और जो भारत है हमारा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से अपना दूसरा स्थान रखता है। तो आपके लिए अगर प्रश्न आता है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा चीन। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान हासिल करता है जनसंख्या की दृष्टि से। आइए हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः हम 3 भागों में यहाँ पर पढ़ते हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो आइए समझते हैं कि जो भौगोलिक कारक हैं जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत, पठार, मैदानों में लोगों का जो बसाव है वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जल, तो जल जहाँ जल की उपलब्धता होगी, लोगों का बसाव उस ओर अत्यधिक देखने को मिलता है। अगर बात करें जलवायु, तो उच्च जलवायु में हमें अधिक लोगों का जनसंख्या बसाव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मृदा की, जो उपजाऊ वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ उपजाऊ मृदा का जो क्षेत्र है वहाँ लोग अत्यधिक बसेंगे। आपने सुना होगा कि जलोढ़ प्रदेशों में जहाँ पर कुछ जलोढ़ मृदा हमें देखने को मिलती है, मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा वाले क्षेत्र में जलोढ़ मृदा वाला जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर लोगों का या श्रमिकों का अत्यधिक हमें बसाव देखने को मिलता है। तो भौगोलिक कारक आपके उच्चावच, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदा है जहाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। आइए बात करते हैं आर्थिक कारकों में। देखो, जो खनिज जो है, अगर हम बात करें, खनिज का मतलब एक संसाधन है। संसाधन का मतलब हमने आपको बताया था वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। तो जो खनिज है, तो खनिज वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पर लोगों का बसाव हमें देखने को मिलेगा, यानी खनिज भी है आर्थिक कारकों में प्रमुख है हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। आइए बात करते हैं नगरीकरण। देखो, नगरीकरण का मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ पर लोगों को उच्च स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, उच्च रहन सहन की सुविधा जहाँ मिलती है, लोग उस ओर अधिक आकर्षित होते हैं। तो हमें जनसंख्या का वितरण नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब है कि जहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई है और लोग रोजगार की तलाशों में उद्योगों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर जो जनसंख्या का जो बसाव होगा वो हमें उच्च देखने को मिलेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या को यह एक ऐसा समाज जहाँ का उच्च रहन सहन, उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य, वहाँ की संस्कृति उत्कृष्ट जहाँ होगी, वहाँ लोग जो है अधिक बसने शुरू होंगे। तो जो हमारे जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले हमने कारक समझे, आपके भौगोलिक कारक समझे, हमने आपके आर्थिक कारक समझे और हमने आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक समझे। तो आइए देखते हैं अपना आगे। आइए बच्चों, समझते हैं आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब ये हुआ, देखो बच्चों, अगर जहाँ पर शिशुओं का जन्म दर हो रहा है तो वहाँ जनसंख्या में क्या हो, बढ़ोतरी होगी, यानी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। जहाँ पर शिशुओं या फिर जहाँ पर मृत्यु दर अधिक होगी, जहाँ लोग मर रहे होंगे, वहाँ क्या होगा, जनसंख्या में घटाव होगा, यानी वहाँ जनसंख्या घट रही होगी। और जहाँ से लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जा रहे होंगे, यानी वहाँ पर को भी जनसंख्या का कम होना, और जहाँ जा रही है वहाँ बढ़
रहा होगा। तो आइए समझते हैं कि परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की। तो जहाँ पर शिशुओं की जहाँ जन्म दर अधिक होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जनसंख्या में परिवर्तन होगा और जनसंख्या वहाँ पर बढ़ेगी। बात करेंगे मृत्यु दर की, तो जहाँ पर मृत्यु दर जहाँ पर लोगों का मृत्यु दर होगा या फिर जहाँ लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे तो वहाँ क्या होगी, जनसंख्या में वहाँ घटाव हमें देखने को मिलेगा। और प्रवास, यहाँ पर प्रवास का मतलब ये है कि लोगों का, व्यक्तियों का एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है, यानी प्रवास में क्या होगा कि लोग जिस स्थान को छोड़ के जा रहे होंगे वहाँ की जनसंख्या तो घट रही होगी और जहाँ प्रवास करके जा रहे होंगे वहाँ जनसंख्या बढ़ रही होगी। यानी आपके जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। हमने इसको भी समझा। आइए बात करते हैं यहीं पर को प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर लोग प्रवास क्यों कर रहे हैं, क्यों एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में जा रहे हैं या फिर एक नए स्थान में आ रहे हैं। तो आपके प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः यहाँ पर 2 कारकों की बात होती है। प्रतिकर्ष कारक की बात होती है और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष का मतलब है कि जो छोड़ने में विवश हो रहे हैं, हम उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में क्यों जा रहे हैं, उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में क्यों जा रहे हैं, यानी प्रतिकर्ष कारक है। वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो वो कारण ये हो सकते हैं कि जिस स्थान को हम छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पर को उच्च शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही हो, हमें उच्च स्वास्थ्य की वहाँ पर उपलब्धता नहीं हो पा रही हो, हमें उच्च रहन सहन की सुविधा नहीं हो पा रही हो, हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा हो, तब हम क्या हो रहा है कि उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में प्रवास कर रहे हैं। यानी प्रतिकर्ष कारक को हमने समझा। अब अपकर्ष का मतलब अपनी ओर जो हमें खींच रहा है, अपनी ओर हमें जो खींच रहा है अपकर्ष कारक कहलाएंगे। तो अपकर्ष कारक क्या क्या होंगे, उन्हीं कारकों को हम उल्टा करके बताएंगे। जैसे वहाँ पर उच्च स्वास्थ्य होगा तब हम उस स्थान में जा रहे होंगे, वहाँ हमें उच्च शिक्षा मिल रही होगी, हमें उच्च रहन सहन मिल रहा होगा, हमें रोजगार मिल रहा होगा, हमें उच्च वेतन की प्राप्ति हो रही होगी, तब जाके क्या हो रहा है, वहाँ प्रवास हो रहा है। तो आइए बच्चों आगे समझते हैं आपका अगला टॉपिक। आइए बच्चों समझते हैं जनसंख्या वृद्धि को। जो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है किसी समय विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन से है। जो जनसंख्या में जो परिवर्तन है वह धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है। तो बच्चों समझते हैं कि कैसे, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारे भारत की जनगणना 1991 के अनुसार, भारत की जो जनसंख्या 1991 में जनगणना के अनुसार 84.6 करोड़ थी। तो भारत की जो जनसंख्या थी 1991 में वो 84.6 करोड़ थी। वही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ हो गई। अगर हम बात करें 102 यानी 102.70 में से 84.6 को अगर हम घटाएं, यानी हम 2001 की जनसंख्या में से 1991 की जनसंख्या को अगर हम घटाएं तो हमें क्या होगा, हमें इसको घटाने के बाद 18.1 करोड़ की क्या है यहाँ पर को जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिली। यानी हम कह सकते हैं दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि हमने बताई कि दो समय अंतरालों के बीच में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आइए समझते हैं इसका अगला टॉपिक। आइए बच्चों समझते हैं अपना अगला टॉपिक, जनसंख्या घनत्व को। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हम जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र कहें तो आपसे जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल होता है। जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल से हमें जनसंख्या घनत्व की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रदेश की जनसंख्या 1.5 लाख है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है, उस जगह का जो क्षेत्रफल है वह 100 वर्ग किलोमीटर है। तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा उसको निकालते हैं। देखो हमने कहा कि जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो जो जनसंख्या है वो 1,50,000 है, 1,50,000 है आपके, और जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। तो हम इसको काटेंगे, आपके एक जीरो से दूसरे जीरो काटेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, वह 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1,500 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर, यानी हमने कहा कि जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम यहाँ पर लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमने जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र बताया, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। हमने उदाहरण के द्वारा समझाया, किसी प्रदेश की जनसंख्या 1.5 लाख थी और वहाँ का जो क्षेत्रफल था वह 100 वर्ग किलोमीटर था, तो हमने 100 इस 2 जीरो काटे और यहाँ भी 2 जीरो काटे तो क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ के लोगों का जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों देखते हैं, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। यानी अगर हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है तो उससे हमारे जो आर्थिक कारक है और जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, वो हमारी सामाजिक जो समस्याएं हैं वो क्या क्या होंगी, उन पर चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे कि भोजन की समस्या आ जाएगी। देखो, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, भोजन की हमें समस्या आने लग जाएगी। हम बात करते हैं आवास की समस्या। देखो, लोगों के अत्यधिक आने से, लोगों के अत्यधिक दबाव से क्या हो जाएगा, आवास की समस्या आ जाएगी। देखो, क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जिससे क्या होगा, हमें आवास की समस्या देखने को मिलेंगी। बेरोजगारी अत्यधिक देखने को मिलेगी। बात करेंगे कृषि पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, यही बात करें आगे तो भुखमरी बढ़ेगी आपकी। उच्च हमें जो स्वास्थ्य है उसकी सुविधा नहीं मिल पाएगी, हमें उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हम बात करते हैं, हमें निम्न जीवन स्तर